नमस्कार, कैसे हैं आप सब और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। विद्यापति को हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो को बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर आप मेरी क्लासेस को 3 से 4 बार भी सुनेंगे तो भी आपको बहुत हेल्प होगी याद करने में, चीजों को समझने में। तो आज हम देखेंगे संदेश राशक को, जो कि अब्दुल रहमान की रचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। संदेश राशक जो कि अब्दुल रहमान की रचना है। संदेश राशक के रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। इनको अब्दुल रहमान अद्दहमान भी कहा जाता है। अद्दहमान जो है वो अपभ्रंश का नाम है। इनको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनका रचना काल है, डॉक्टर कतरे के अनुसार इनका जो रचना काल है वो है 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है 11वीं शताब्दी। अगर चंद्रनाहटा के अनुसार है विक्रमी संवत 1400 के आसपास। मुनि जिन विजय के अनुसार इनका रचना काल है 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मध्य। और ये जो है मुनि जिन विजय का जो ये मत है यह सर्वमान्य है। भारत की किसी भी भाषा एवं हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि हैं। कौन है? अब्दुल रहमान। भारत की किसी भी भाषा एवं हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि हैं अब्दुल रहमान। काव्य रूप क्या है इसका? संदेश राशक का खंड काव्य है। प्रबंध खंड काव्य है और सर्ग हैं 3। सर्गों को प्रकर्म कहा गया है। सर्गों को क्या कहा गया है? प्रकर्म कहा गया है। छंद कितने हैं इसमें? छंद हैं 223। सभी रासक छंद हैं। इसमें 21 से लेकर 39 तक मात्राएं होती हैं। रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 21 से लेकर 39 तक मात्राएं होती हैं। कितने छंद हैं इसमें? 223 छंद हैं। कथानक क्या है इसका? विक्रमपुर की किसी वियोगिनी का वर्णन है। विक्रमपुर की एक वियोगिनी का वर्णन है इसमें। प्रधान रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार है। प्रधान रस है वियोग श्रृंगार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी में श्रृंगारी काव्यों का आरंभ संदेश राशक से मानते हैं। किससे मानते हैं? संदेश राशक से मानते हैं। किसका आरंभ मानते हैं? श्रृंगारी काव्यों का आरंभ। आलोचक के मत और कथन अब देख लेते हैं। संदेश राशक बहुत महत्वपूर्ण विरह काव्य है, जो एक और ढोला मारूरा की मारवनी की याद दिलाता है तो दूसरी और पद्मावती की नागमती की याद दिलाता है। कथन किसका है? यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। संदेश राशक पृथ्वीराज रासों से भिन्न प्रकृति का काव्य है। पृथ्वीराज रासों प्रेम के मिलन पक्ष का काव्य है। संदेश राशक विरह पक्ष का। रासों काव्य रूढ़ियों द्वारा वातावरण तैयार करता है और संदेश राशक हृदय की मर्म वेदना द्वारा। रासों में घर के बाहर का वातावरण प्रमुख है और संदेश राशक में भीतर का। रासों नए नए प्रेम का रोमांस प्रस्तुत करता है और संदेश राशक पुरानी प्रीति को निखार देता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला कथन है, इस संदेश में ऐसी करुण वेदना है जो पाठक को बरबस आकृष्ट करती है। उपमाएं अधिकांश में यद्यपि परंपरागत और रूढ़ हैं, तथापि बाह्य व्रत की वैसी व्यंजना उसमें नहीं है जैसी आंतरिक अनुभूति की। और यह कथन भी किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। संदेश राशक को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बारे में इतना ही पर्याप्त है। और अब आगे हम देखेंगे प्राकृत पेंगलम को। प्राकृत पेंगलम यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
यह किसी एक कवि द्वारा रची गई रचना नहीं है। यह बब्बल, जज्जल, शारंगधर एवं विद्याधर के पदों का संकलन है। बब्बल, जज्जल, शारंगधर एवं विद्याधर के पदों का संकलन कौन सा है? प्राकृत पेंगलम है। इसका संकलन 14वीं शताब्दी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया। वंशीधर ने प्राकृत पेंगलम नाम से ही इस पर टीका यानी व्याख्या लिखी। प्राकृत पेंगलम में 8 कुंडलिनी या गाथा छंद हमीर रासों से संबंधित हैं। प्राकृत पेंगलम में कितने छंद हमीर रासों से संबंधित हैं? 8 कुंडलिनी छंद हमीर रासों से संबंधित हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह इसे 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य की रचना मानते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी इसे 15वीं शताब्दी के आरंभ की रचना मानते हैं। बच्चन सिंह किसकी रचना मानते हैं? कौन सी शताब्दी की मानते हैं? 11वीं से 14वीं। और सुनीति कुमार चटर्जी मानते हैं 15वीं शताब्दी के आरंभ की रचना मानते हैं। इसमें सुखी एवं संपन्न जीवन के विषय में भी चर्चा की गई है। इसमें पुरानी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी और मैथिली भाषाओं का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? इसमें कौन कौन सी भाषाएं मिलती हैं? पुरानी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी और मैथिली। अब प्राकृत पेंगलम के संबंध में हम आलोचकों के मत देखेंगे। और जितने भी कथन हम पढ़ रहे हैं सभी मोस्ट हैं। हिंदी के प्रारंभिक भाषा रूप और छंद को समझने के लिए प्राकृत पेंगलम एक प्रमाणिक ग्रंथ है। डॉक्टर बच्चन सिंह। किसका कथन है ये? डॉक्टर बच्चन सिंह का। प्राकृत पेंगलम में 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक के लिखे छंद हो सकते हैं। यदि प्राकृत पेंगलम में पाए जाने वाले छंद शारंगधर के हैं तो उन्हें कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना जा सकता है। डॉक्टर बच्चन सिंह। लक्ष्मीधर नामक पंडित ने 14वीं सदी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना है। उदाहरणों के रूप में कई कवियों की रचना उद्धृत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। प्राकृत पेंगलम में अपभ्रंश या पुरानी हिंदी अनेक रचनाओं के नमूने प्राप्त होते हैं। राहुल सांकृत्यानन। प्राकृत पेंगलम का प्रकाशन बिब्लियोथेका इंडिया से हुआ था। प्राकृत पेंगलम का प्रकाशन बिब्लियोथेका इंडिया से हुआ था। प्राकृत पेंगलम को भी हम देख चुके हैं और जितना जो कुछ भी महत्वपूर्ण हो सकता था हम सब कुछ देख चुके हैं। अब चलते हैं आगे। अभी तक हम देख रहे थे लौकिक पद्य साहित्य और अब हम देखेंगे लौकिक गद्य साहित्य। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कुवलय माला कथा को, जो कि उद्योतन सूरी की रचना है। कुवलय माला कथा उद्योतन सूरी। कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं उद्योतन सूरी। रचना काल है विक्रमी संवत 835 से 9वीं शताब्दी हो सकता है। कुवलय माला के स्वयंवर एवं कुछ राजकुमारों द्वारा उसे वरण करने के प्रयास की कथा है। कथन, इसके बारे में कथन है। कुवलय माला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बोल चाल की तत्काल प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने आ गए हैं। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और अब देखेंगे राउल वेल को। राउल वेल, इसका जो शुद्ध नाम है वो है राजकुल विलास। रचनाकार है रोड़ा कवि और रचना काल है 10वीं शती। यह चंपू रचना है। यह हिंदी में चंपू परंपरा की प्रथम रचना है। यह एक शिलालेख कृति है। इस रचना के बारे में सबसे पहले जानकारी कर्नल जेम्स टोड ने दी थी।
वर्तमान में यह रचना मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। वर्ण्य विषय क्या है इसका? वर्ण्य विषय है इसमें कलचुरी राजवंश की किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक सौंदर्य चित्रण है। यह नक्शिक वर्णन परंपरा की हिंदी की प्रथम रचना है। इसमें 7 भाषाओं के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रमुख है। अब देख लेते हैं आलोचकों के मत राउलवेल के संबंध में। राउलवेल की भाषा मूलतः मध्य देशीय अपभ्रंश है, किंतु इसमें पचाही, पश्चिमी और पूर्वी अपभ्रंशों का भी संश्लेष है। रामचंद्र तिवारी का यह कथन है। राउलवेल हिंदी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू परंपरा की प्राचीनतम रचना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ये कथन है। राउलवेल को हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण को। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है और मोस्ट है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचनाकार है दामोदर शर्मा। रचना काल है 1145 ईस्वी 12वीं शती। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। महाराज के राजकुमारों पुत्रों को बनारस के आसपास की भाषा तथा संस्कृत सिखाने के उद्देश्य से उन्होंने इसकी रचना की। इस रचना से तत्कालीन बनारस के आसपास की भाषा एवं संस्कृति का भी पता चलता है। दामोदर शर्मा ने इसकी भाषा को अपभ्रंश बताया है। दामोदर शर्मा ने इसकी भाषा को कैसा बताया है? अपभ्रंश बताया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इसकी भाषा को प्राचीन कोसली अर्थात अवधी मानते हैं। दामोदर शर्मा की पुस्तक, अब यहाँ जो है यह एक कथन है। दामोदर शर्मा की पुस्तक से पता चलता है कि उन दिनों कहानियों में गद्य का प्रयोग भी होता था। संभवतः चंपू काव्यों के ढंग की रचनाएं होती थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण को भी हम देख चुके हैं और अब हम देखेंगे वर्ण रत्नाकर को। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। रचना काल है 14वीं शताब्दी। यह एक शब्दकोश है। इसकी भाषा मैथिली तथा इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। क्या है इसकी भाषा? है मैथिली और इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। इसमें 8 अध्याय हैं जिन्हें कल्लोल कहा गया है। इसमें 8 अध्याय हैं जिन्हें कल्लोल कहा गया है। इसके अध्याय हम देख लेते हैं। अध्याय है नगर वर्णन, नायिका वर्णन, आख्यान वर्णन, ऋतु वर्णन, प्रनायक वर्णन, भट्टादि वर्णन, शमशान वर्णन, अपूर्ण। 8वां जो इसका अध्याय है या कल्लोल है वो अपूर्ण है। कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। इस रचना में 84 सिद्धों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसमें तत्कालीन हिंदू दरबारों का वर्णन भी मिलता है। इस रचना का प्रकाशन सुनीति कुमार चटर्जी एवं बबुआ मिश्र द्वारा द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से करवाया गया था। और इसी रचना के साथ हमारा जो लौकिक साहित्य है वो समाप्त हो गया है और अगली वीडियो में हम देखेंगे अपभ्रंश साहित्य को। वो एक ही वीडियो में हमारा खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और रिवीजन में आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।